पढ़ने वाले बच्चों सच बताऊं तो ये कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज्यादा है। ठीक है, इसमें आपको रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक रजिस्टर मेंटेन करना है, वो रजिस्टर किसका है? रजिस्टर किसका है? मेंबर्स का। आप पहले मुझे बताइए, ये एक अगर एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो इस रजिस्टर ऑफ मेंबर को अगर हमें मेंटेन करना है तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? आपने अभी तक जो पढ़ा है समझा है, ये पहले मुझे बताओ क्या क्या होना चाहिए। नेम लिखेंगे, कितना सब्सक्राइब किया है, नंबर ऑफ शेयर्स, और क्या? एड्रेस, वेरी गुड। ईमेल, वेरी गुड। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल हो गया, ठीक है। मान लो मेंबर एक कंपनी है, उसका रजिस्टर, उसका सिन नंबर आ जाएगा। कि ये बात समझ में आ रही है? तो यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई है। पहले तो बोला कि भैया रजिस्टर किस किस का मेंटेन करना है, मेंबर का करना है, इक्विटी का करेंगे, प्रेफरेंस का करेंगे, डिबेंचर होल्डर का करेंगे, सबका रजिस्टर मेंटेन करेंगे। याद करो जब ट्रांसफर करते थे तो वो भी बताना पड़ता था। जब हम बाय बैक कर रहे थे, याद आ रहा है, तो हम उसका भी मेंटेन करते थे भैया किस किस ने बाय बैक किया है। तो हर तरीके के रजिस्टर की यहाँ पे बात होगी। फिर रजिस्टर कहाँ संभाल के रखेंगे? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी संभाल के रखना चाहते हो रख सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट वाइज नहीं है, प्रोसीजर चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक। आ जाओ स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हो? 88। सेक्शन 88 बोलता है कंपनी, हर कंपनी को, एवरी कंपनी शेल, अच्छे से लीगल लैंग्वेज रीड किया करो, शेल या फिर मे। शेल मतलब करना ही करना है, मे मतलब क्या है? ऑप्शनल। हर कंपनी को शेल लिखा है, कीप एंड मेंटेन दी फॉलोइंग रजिस्टर्स। क्या हो गया? चलो, तो रजिस्टर मेंटेन करना ही करना है। नीचे गिवन जो रजिस्टर्स है, आ जाओ। पहला रजिस्टर किसका दे रखा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। दूसरा रजिस्टर किसका दे रखा है? डिबेंचर होल्डर। तीसरा रजिस्टर किसका दे रखा है? रजिस्टर ऑफ एनी सिक्योरिटी होल्डर। अब तुम लोग सिक्योरिटी की डेफिनेशन जानते हो, सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत वाइड है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबका रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना है। चलो, रजिस्टर ऑफ मेंबर को डिटेल में पढ़े। रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात बोली गई है सेपरेटली ईच क्लास, मतलब इक्विटी का भी चाहिए हमें अलग और प्रेफरेंस का भी। ईच मेंबर रिसाइडिंग इन या फिर आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में रह रहा है या इंडिया के बाहर रह रहा है, भैया रजिस्टर में उसका नाम तो लिखा होगा, ठीक। लेकिन अगर आपकी कंपनी के शेयर्स ई फॉर्म में है, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में, डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, तो क्या आप उस मेंबर का नाम अपने रजिस्टर में लिखोगे क्या? तो उसका नाम कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब इन्होंने बोला इंक्लूजन ऑफ इंडेक्स। रजिस्टर, रजिस्टर तो मेंटेन करना है, लेकिन रजिस्टर का जो पहला पन्ना होगा, फर्स्ट पेज होगा, उसमें क्या होना चाहिए? इंडेक्स। मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मेरी कंपनी में 198 मेंबर्स है, क्या हो सकते हैं पहले तो ये बताओ? प्राइवेट कंपनी में क्या मैं 198 मेंबर्स रख सकती हूँ? मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 200 रख सकते हैं। चलो 198 है, अब 198 पन्ने ऐसे पलटाते रहोगे क्या? तो इंडेक्स होना चाहिए ना, ठीक है। कि भैया मुझे राहुल के बारे में जानना है, मुझे राज के बारे में जानना है, तो ये इंडेक्स में देखूंगी और इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर लूंगी। जैसे बुक में अगर मैं कहूंगी भैया चैप्टर 6 खोलो, तो इंडेक्स में जाके देखोगे ना पेज नंबर, तो इंडेक्स बहुत जरूरी है। तो साफ साफ इन्होंने बोला कि भैया रजिस्टर मेंटेन करोगे ना, तो प्लीज साथ में इंडेक्स भी इंक्लूड करना, ठीक है। Subsection 1 of the section 88 of the act shall include the index of the name include therein। मतलब रजिस्टर मेंटेन करना है, मतलब बस नाम ही नहीं लिखना है, नाम के अलावा आपका जो पहला पन्ना होगा उसमें इंडेक्स भी मेंटेन होना चाहिए। इंक्लूड, रजिस्टर मेंटेन करने में क्या इंक्लूड है? इंडेक्स। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, याद रहेगा? देखो वेरी गुड। अब आज के जमाने में सारी चीजें ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर बोल रखा है कि भैया फिजिकल भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक बोथ फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे। अभी हम इमेजिन करते हैं फिजिकल, क्योंकि सारी सिचुएशन लोग अभी फिजिकल वाली ही बताएंगे, ठीक। चलो, अब इन्होंने कहा रजिस्टर और जो इंडेक्स है किसका? बेनिफिशियल ओनर। कौन होता है बेनिफिशियल ओनर? मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया, डिमैट फॉर्म आ गया, डिपॉजिटरी आ गया। चलो, मेंटेन करेगा भैया डिपॉजिटरी, जो सेक्शन 11 बोलता है, लेकिन सेक्शन 11 किसका? उनका खुद का, जो डिपॉजिटरी एक्ट बोलता है वो। यहाँ इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा कि भाई लिस्टेड कंपनी के रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, जो उनके रूल्स रेगुलेशन बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग कर लेना, कैसे करना है ये नहीं बताए।
ठीक, अभी पहले 2-3 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट, कंपनी में लिखा है ऑप्शन, इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, कंपनी चाहे तो ये कर सकती है, लेकिन आर्टिकल में इसकी परमिशन होनी चाहिए। चलो, कीप एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब जो ये रजिस्टर है कंपनी कि अगर आर्टिकल ऑथराइजेशन देगा तो कीप एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया इन विच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ रजिस्टर रेफर इन सब सेक्शन 1 का सेक्शन 88। हम सेक्शन 88 पढ़ रहे हैं, ये सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 1 में जो ये रजिस्टर्स की बात हो रही है, इन्होंने कहा कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बाहर, इंडिया के बाहर रजिस्टर मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन उस रजिस्टर को हम नाम देंगे, क्या रजिस्टर होगा, फॉरेन रजिस्टर। चलो, आईटेक्स का एक रजिस्टर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस का यहीं लेबर चौक यादव कॉलोनी, यहीं पे रजिस्टर रखा है, इसी ऑफिस में रखा है। अब एक रजिस्टर मैंने कहाँ रखा है, बाहर। क्यों रखा होगा बाहर, बाहर रखने का सीधा लॉजिक है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भैया बाहर भी हमारी कंपनी के मेंबर्स है, बाहर भी अगर हमारी कंपनी के मेंबर्स हो तो यस हम बाहर भी रख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसमें क्या होगा, नाम, पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर, डिबेंचर होल्डर, जो भी सब है जो रिसाइड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल वहां पे मेंटेन रहेगी। डन। चलो, ऊपर हमने बोला कि हर कंपनी को शेल लिखा है, शेल मतलब करना ही करना है, मैंडेटरी है। अगर आपने ये रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो क्या लगेगी, पेनल्टी। पढ़ो पेनल्टी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अभी आगे चल के हम ये पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात याद है। बाकी सबको याद थी? बस मैं देख रही थी कौन बोलता है, याद थी तो बोला क्यों नहीं। इंडेक्स मेंटेन करना होता है, लेकिन 50 से कम है तो इंडेक्स की जरूरत नहीं है। इंडेक्स का सीधा लॉजिक क्या है भाई, 200 लोग है, मुश्किल है ना एक एक पन्ना पलट पाना, तो इंडेक्स बनाओ। लेकिन भाई 50 से कम है तो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो फिर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। खुद से करना है कर लो, ज्यादा लॉ फॉलो करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, पेनल्टी समझ में आ गई क्या? एंड लिखा है, कंपनी एंड ऑफिसर के बीच में एंड लिखा है कि और लिखा है? एंड मतलब दोनों पे। चलो, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अभी मैंने आपसे कंटेंट ही पूछा था, रजिस्टर और मेंबर में क्या क्या लिखा होगा, आपने मुझे कंटेंट बताया था। देखो ऊपर तो मैंने लिख दिया बच्चों, आप ही लोग को पढ़ना है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपने अभी के अभी मुझे बताया क्या क्या लिखा होना चाहिए। पहले पूरी हेडिंग वापस, रजिस्टर और मेंबर में क्या क्या कंटेंट होंगे इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्या लिखा है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है दैट मीन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होंगे, हैविंग शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखे होंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम ही होंगी। चलो, बाकी सारी चीजें क्या, मेंबर का नाम, एड्रेस, अगर एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, अगर वो मेंबर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, ईमेल लिखो, पैन नंबर लिखो, कंपनी है तो उसका सिन, अगर इंसान है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका आधार कार्ड, ठीक है। इफ एनी, आपके है ना पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, स्पाउस, ऑक्यूपेशन, क्या काम आप करते हो, क्या आपका स्टेटस है, और आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन हो या फिर आप फॉरनर हो, ये सब लिखा होगा। इन केस मेंबर क्या है, माइनर, माइनर तो नहीं आ सकता, लेकिन किसके थ्रू आ सकता है, गार्जियन, तो गार्जियन की भी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, नेम ऑफ द गार्जियन, और क्योंकि माइनर सच में माइनर है तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ दी मेंबर, नेम एड्रेस ऑफ दी नॉमिनी। कि ये बात समझ में आ रही है? तो गार्जियन और माइनर उन सब की पूरी डिटेल, और माइनर की हमें एज भी चाहिए कि सच में वो माइनर है और कब वो मेजर हो जाएगा। डन। तो क्या कंटेंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, किस दिन मेंबर बना, देन कब मेंबरशिप खत्म हो गई, अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो मेरी मेंबरशिप खत्म, मेरे बदले में जो भी है नया मेंबर उसकी डेट। चलो, अगर इफ एनी लिखा है, अगर कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय गारंटी, तो कितना गारंटी का अमाउंट इन्होंने बोल रखा है कि कंपनी वाइंड अप होगी तो हम 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, जितना भी गारंटीड अमाउंट है वो भी यहाँ लिखा होना चाहिए। एनी अदर इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ भी इससे रिलेटेड चीजें वो सब लिखा होना चाहिए। अभी आगे चलकर आपको पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें लिखी होती है। इंस्ट्रक्शन इफ एनी,
गिवन बाय द मेंबर, मेंबर ने अपनी तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो प्लीज वो भी लिखो विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ द नोटिस, नोटिस को लेके उसने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, मेरे घर बदलते रहते, फिजिकल फॉर्म में मुझे नोटिस मत देना, मुझे नोटिस का एक ही फॉर्मेट फॉलो करना, ईमेल कर देना। तो अगर अलग से कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो वो भी आप इस रजिस्टर में मेंटेन करो। क्या कंटेंट समझ में आया? इसमें कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है बच्चों, सब सारी चीजें कौन सी है, प्रोसीजर चीजें। अभी दो हमने टॉपिक पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब उस रजिस्टर में क्या क्या कंटेंट लिखा होना चाहिए, डन, चलो रीड करो। रूल 3 और 5, मतलब एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, रूल। चलो तो रूल्स क्या बोल रहे हैं, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन का मतलब जिस दिन आपकी कंपनी बनी वहां से आपको क्या करना है, क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। आज मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, अब मुझे रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ेगा। चलिए, फॉर्म नंबर क्या दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, जो ये लिखा है ना यहाँ पर, नाम होना चाहिए, सिन होना चाहिए, ये सारी चीजें, वो फॉर्मेट एक दे रखा है MGT 1 में। उसको आप खोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा रजिस्टर मेंटेन करने का पूरा कंटेंट क्या क्या होता है वो गिवन है। मतलब आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके कंपनीज एक्ट ने सारे फॉर्मेट पहले से बना के रखा है, रजिस्टर बनाने का फॉर्मेट ये होगा। समझ में आया? ये फॉर्मेट कहाँ गिवन है, MGT 1 में। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग सेम दिख रही है। अब यहाँ पे मेंटेन करने की बात आ रही है, कब कब आपकी प्रॉपर एंट्री होगी। चलो, अब शेयर मैंने आपको इशू कर दिया, शेयर अभी इशू किया, नाम लिख दूंगी क्या रजिस्टर में, इशू करने में कर देते क्या, इशू किया है मतलब मैंने आपको क्या दिया है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस दिया है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस के साथ क्या अटैच किया है, एप्लीकेशन फॉर्म, इशू कर दिया तुम्हारे पास। अब तुम लोग क्या करोगे, एप्लीकेशन मनी दोगे मुझे, लिख दूंगी क्या, मैं तो अभी रिजेक्ट भी तो कर सकती हूँ ना। मतलब अलॉटमेंट की बात होगी, जब फाइनल हो जाएगा कि भैया हाँ आप मेरे कंपनी के मेंबर हो, तब मैं एंट्री करूंगी ना। तो एंट्री कब करनी पड़ेगी, मेंटेन प्रॉपर कब करना पड़ेगा, आ जाओ। टाइम पीरियड फॉर मेक एंट्री इन दी रजिस्टर ऑफ मेंबर, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। 7 दिन कहां से, आंसर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, लेकिन 7 दिन कहां से। एंटर इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर जो भी कमिटी है अप्रूव दी अलॉटमेंट। मतलब आपका 7 दिन कहां से काउंट होगा, जिस दिन अलॉट किया, अलॉटमेंट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दी थी भैया तुम लोग को मैं अलॉट करूं, इन सबको मैं रिजेक्ट कर रही हूं, इन सबका रिफंड हो रहा है, ठीक है। तो जिस दिन अलॉटमेंट किया वहां से 7 दिन के अंदर अंदर मुझे रजिस्टर में एंट्री कर लेनी चाहिए कि इन सबको अलॉट किया, तुम मेरे कंपनी के आज से मेंबर। या फिर अलॉटमेंट वाली सिचुएशन नहीं है, क्या हो सकता है, ट्रांसफर, मैंने अनुकृति को सेल किया, अगर मैंने अनुकृति को सेल किया तो आज मैंने ट्रांसफर डीड दिया, ठीक है, कंपनी ने कंफर्म किया, कंपनी ने कंफर्म किया, वहां से 7 दिन के अंदर एंट्री करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप शेयर्स ट्रांसफर करो, डिबेंचर को या एनी अदर सिक्योरिटी एज द केस में भी, तो 7 days कहां से, वो सिचुएशन, चाहे वो अलॉटमेंट की हो चाहे वो ट्रांसफर की हो, कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन क्या बस अलॉटमेंट और ट्रांसफर होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। फोरफीट मतलब क्या, जब्त कर रहे हैं वहां से नाम हट जाएगा मतलब। देन बायबैक मतलब क्या, वापस ले रहे हैं, जब बायबैक कर रहे हैं वहां से 7 दिन के अंदर, तो यहाँ पे पूरे इवेंट्स के नाम दे रखे। चलो रिडक्शन समझते हैं, शेयर कैपिटल रिड्यूस होना, सब डिविजन समझते हैं, पक्का कंसोलिडेशन समझते हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर समझते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू समझते हैं, ट्रांसमिशन, सारी चीजें। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था कि कहीं भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट टर्म आएगा इसका मतलब क्या समझोगे, मर्जर अमलगमेशन। जब आपका मर्जर अमलगमेशन हुआ है, ये दो कंपनी आपस में मिलकर काम करेंगे, तो ये कंपनी मिलकर यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ के सारे मेंबर्स उठ के यहाँ आ गए ना। अब हमारे रजिस्टर में इनका भी तो नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस बताइए, अरेंजमेंट, मर्जर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एनी अदर स्कीम जो भी है। साफ साफ डुप्लीकेट, नए शेयर सर्टिफिकेट आपने इशू किए, डुप्लीकेट किए, शेल बी एंटर मेड विद इन 7 days आफ्टर अप्रूवल। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनकी अप्रूवल दी, हाँ अप्रूव कर दे, ये सारी सिचुएशन हो रही है, वहां से 7 दिन के अंदर, कंसेप्ट क्लियर है। तो कब मेंटेन करके रखना है, 7 days, 7 days जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमिटी अप्रूवल देगी उन सिचुएशंस की जो गिवन सिचुएशंस आते रहेंगे, डन। चलो, रजिस्टर कहां संभाल के रखोगे, RO मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रार, ROC और RO में डिफरेंस क्या है जरा बताओगे।
वेरी गुड, वेरी 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 गुड। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आईटेक्स का रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बिल्डिंग, ये हमारा ऑफिस है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब ग्वालियर, आईटेक्स का क्या है, ग्वालियर। तो यहाँ पे आरओ लिखा है तो रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा है। क्या होता है, इतनी जल्दबाजी में हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहा है। तो अब मेंबर का रजिस्टर कहाँ मेंटेन होगा, यही होगा, हम अपने इसमें लिस्ट में रखेंगे। ठीक, चलो आओ पढ़ते हैं। Maintain the register of member at the registered office. Registrar maintain at the registered office of the company unless, जनरल रूल आपका, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ संभाल के रखा रहेगा, यही रजिस्टर्ड ऑफिस में, डन। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आप पास करते हो तो कहीं और भी रखा जा सकता है। चलो, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो मीटिंग में और ऑथराइजेशन दे रहे हो कि आप एनी अदर प्लेस भी रख सकते हो, लेकिन एनी अदर प्लेस कहाँ, विद इन दी सिटी। अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है। मैं रखूंगी तो यही वाला ऑफिस इस रूम में रखूंगी, ठीक है, यहीं संभाल के रखूंगी। अगर मुझे यहाँ नहीं रखना है तो मेंबर की मीटिंग बुलाऊं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ और रीजन बताओ कि भैया क्यों यहाँ पे रखना नहीं है, कि भैया चोरी हो सकता है, वट जो भी रीजन मैंने आपको बताया, आपको जेन्युइन लगा, आप एसआर पास करो। लेकिन सिटी सेम होनी चाहिए, जबलपुर में कहीं भी रख सकती हूँ, ठीक है, सिटी टाउन विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। क्या पहली सिचुएशन समझ में आए, इस ऑफिस में नहीं रखना है तो इस सिटी में कहीं और भी रख सकते हैं, है ना, किसी और जगह पे रख सकते हो, लेकिन एसआर पास कर कर पूछ कर ही आप ये करोगे। मेंबर को पता होना चाहिए कि भैया उनका रजिस्टर कहाँ रखा हुआ है, एसआर पास होना चाहिए, डन। दूसरी सिचुएशन, एनी अदर प्लेस इन इंडिया। अभी तो मैंने क्या बोला, जबलपुर में ही कहीं रखना है, लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इंडिया में, वेरी गुड, इंडिया में कहीं भी रख सकती हूँ, जबलपुर के बाहर भी रख सकती हूँ, उसके लिए भी एसआर पास करना है। इंडिया में कहीं भी रख सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, more than 1/10 of the total member entered in the register of the members are reside। रजिस्टर आपको इंडिया में कहीं भी रखने की परमिशन मिल जाएगी, एसआर पास कर लेना, लेकिन हमारी कंडीशन एक और है। कंडीशन क्या है, वहां रखना जहां पर कम से कम 10 से ज्यादा परसेंट, बोल सकते हो 1/10 मतलब क्या, 10%, मोर देन 10% बोल सकती हूँ, ठीक है, मोर देन 10% के मेंबर्स रिसाइड करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि भाई हमारी जो ये कंपनी है ना, हमारी कंपनी के ज्यादातर जो शेयर होल्डर्स हैं वो कहाँ है, दिल्ली में, ज्यादातर शेयर होल्डर्स कहाँ है, दिल्ली में। तो मुझे दिल्ली में रजिस्टर रखना है, तो दिल्ली में रजिस्टर में रख सकती हूँ अगर वहां पर कितने, मोर देन 1/10 मेंबर्स रिसाइड करते हो तो ही रख सकती हूँ। अगर वहां पे 9% रहते हैं और तुम लोग यहाँ पे एसआर पास कर देते हो तो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। मतलब दो कंडीशन, पहली क्या, ऐसा नहीं, पहली तो क्या है, वहां पे ज्यादा लोग होने चाहिए, मोर देन 10%, तब तुम एसआर पास करोगे ना। अगर वहां पे रहते ही 5% है, तुम्हारे एसआर पास करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, पक्का। चलो फटाफट, ये रजिस्टर कहाँ संभाल के रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपने प्रॉपर आरओसी को दे रखा है, यही ऑफिस। यहाँ नहीं रखना है, मुझे रॉकी सर के घर पे रखना है, जबलपुर के अंदर है, एसआर पास करवाया, रॉकी सर के घर पे रखवा दिया, ठीक। नहीं, मुझे दिल्ली में रखना है, लेकिन पहली कंडीशन क्या, मोर देन नहीं, मोर देन 10% के लोग वहां रिसाइड करते हो तब मुझे एसआर पास कर कर आपसे परमिशन ले रही हो। लेकिन अगर कम लोग रखते हो, तुम्हारे एसआर से भी कुछ होने वाला नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है क्या, पक्का। ये बात बार बार रिपीट होगी यहीं, अभी आगे चल के दूसरे तीसरे पन्ने में, तो प्लीज ये बात मैं पूछूंगी, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, इसमें क्या लिखा है, अब रजिस्टर को चेंज करना है। क्यों रजिस्टर को चेंज करना है, क्योंकि मेंबर की क्या हो गई, डेथ। सिचुएशन क्या आ गई है, इंसॉल्वेंसी की। इसमें एक नोट लिखा होगा, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे तो भैया बता दो। इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा इंसॉल्वेंट मेंबर तो है कि इंसॉल्वेंट की मेंबरशिप खत्म हो जाती है क्या, रजिस्टर में रिकॉर्ड में जब तक नाम है वो मेंबर है, बस उसके रजिस्टर में नोट लिखा होगा कि इसको डिविडेंड मत देना, नोटिस दे देना, वोट करने दे देना, लेकिन डिविडेंड मत देना। तो इन्होंने कहा कि भैया रजिस्टर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रीजन डेथ है, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा ऑफ द मेंबर। चलो, इफ एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज होता है, अकरेंस इन द स्टेटस ऑफ द मेंबर डिबेंचर होल्डर ड्यू टू, पहली सिचुएशन डेथ, दूसरी इंसॉल्वेंसी, या फिर मेंबर ने अपना नाम बदल दिया। एग्जाम्पल, मेरा नाम पहले पिंकी रौतान लिखा था, अब मैं क्या चाहती हूँ, पिंकी यादव आ जाए सर, नाम मेरा चेंज हो रहा है, क्योंकि नाम बदल गया इसलिए नाम बदला।
एक और एग्जांपल, कंपनी ने अपना नाम बदल लिया तो रजिस्टर में चेंज करने का, है ना। तो रजिस्टर में चेंजेस की सिचुएशंस है, डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, और क्या है, मेंबर ने ही अपना नाम चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो गया टू कहां पे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, या ड्यू टू एनी अदर रीजन, कोई भी XYZ रीजन है, एंट्रीज एक्सप्लेनिंग द चेंजेस, आपको चेंजेस क्यों कर रहे हो वो भी एंटर होना चाहिए, मेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। कुल मिलाकर वो चेंजेस करो, साथ में रीजन भी बता दो, एक्सप्लेन करो ये चेंजेस क्यों हो रहे, ठीक है। मेरा नाम क्यों बदला है, क्योंकि शादी हो गई। कंपनी का नाम क्यों बदल रहा है, हमें ग्रो करना है, तो नाम चेंज करने में हमें लग रहा है कि भैया हमारे पंडित जितने मुहूर्त एक वो निकाला है कि ये नाम आपका बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस देगा, इसलिए हम बदलना चाहते हैं। कुछ नहीं, रजिस्टर में नाम बदल रहे हो, बाजू में छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा होना चाहिए क्यों नाम बदला जा रहा है, दैट्स इट। हेडिंग समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट हेडिंग, रेक्टिफिकेशन इन दी रजिस्टर। हम रजिस्टर को क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, एनसीएलटी के ऑर्डर पे। अभी एनसीएलटी का ऑर्डर कैसा होता है, आ जाओ थोड़ा सा कंसेप्ट रीड करते हैं, पहले समझो। सेबी, एनसीएलटी, सेबी या फिर एनसीएलटी या फिर एनी अदर जुडिशियल या फिर कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वेरी गुड, ठीक है। सेबी हो सकता है, एनसीएलटी हो सकता है, कोई भी जुडिशियल मतलब कोर्ट कचहरी जो भी, या फिर कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कुछ भी। गिविंग द ऑर्डर, इनके साथ डिस्प्यूट हुआ, जो कोई भी पंगा फंसा, इन लोगों ने ऑर्डर पास किया, क्या बोला, हम अटैच कर रहे हैं शेयर या डिबेंचर, मतलब सीज कर रहे हैं, अटैच करना मतलब सीज ब्लॉक करना, हम आपके शेयर्स ले रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अब आपके शेयर्स आपके नहीं है, और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं डिविडेंड को लेके, इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, पेमेंट नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल आ जाओ, कंपनी मस्ट रिकॉर्ड दीज, सारी चीजें या रिलेवेंट रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स में ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। एग्जांपल समझते हैं, सेबी ने ऑर्डर दिया मिस्टर ए के जो शेयर्स है उसने कुछ फ्रॉड किया, जिस कारण से हम उसके शेयर्स क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक। टेल दी कंपनी टू स्टॉप, क्योंकि इसके शेयर्स हमने फ्रीज कर दिए हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए कंपनी को कि भैया इनको डिविडेंड मत देना। इट वॉज जस्ट लाइक जैसे इंसॉल्वेंट था, इंसॉल्वेंट को लेकर हमने क्या बोल दिया था, इसको डिविडेंड मत देना। द कंपनी मस्ट मेंशन द सेबीज ऑर्डर इन दी रजिस्टर प्रॉपरली। तो ऑर्डर अगर पास किया है, अगर ऑर्डर पास किया है तो प्लीज उन ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, रजिस्टर में वो सारी चीजें भी मेंशन करनी है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहे? अब वापस आओ, लिख रहे हो क्या, लिखो फटाफट। अब वापस आए, हम आपकी बुक की लैंग्वेज रीड करेंगे। बुक की लैंग्वेज में बस यही लिखा है भैया, जो भी ऑर्डर शॉर्डर पास किए गए हैं ना, वो सारी चीजें भी रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए। डन हो जाए तो बताना बच्चों, कुछ कंसेप्ट है क्या, प्रोसीजर है, रजिस्टर में क्या होना चाहिए, कहाँ रखा होना चाहिए, क्या क्या मेंशन होना चाहिए, डिटेल पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक। आओ अब हेडिंग पढ़ो, हेडिंग समझ में आ रही है। rectification in the register pursuant to order of the authority, if any rectification is made in the register by the order passed by the कोई भी competent authority है, गौरी नव्या क्या हुआ बेटा, साथ में क्या लिखोगे, नेसेसरी रेफरेंस भी लिखेंगे, ठीक है, उसमें इंडिकेट करो। दी ऑर्डर पास बाय द जुडिशियल रेवेन्यू अथॉरिटी, सेबी जो भी है, एनसीएलटी, देखो ये वही वाला पॉइंट है जो अभी एग्जांपल के थ्रू बताया। शेयर्स को क्या कर दिया, अटैच, अटैच मतलब सीज करना, ब्लॉक कर देना, फ्रीज कर देना, ठीक है, या एनी अदर सिक्योरिटी, और साथ में डायरेक्शन दिया है, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड दे दो मत दो, जो भी डायरेक्शन है, ये सारी चीजें इंडिकेट होनी चाहिए उन रजिस्टर्स में, ठीक है। तो रजिस्टर में सारी डिटेलिंग लिखी होनी चाहिए, भाई इस मेंबर के साथ अभी ये चल रहा है, इसके साथ ये हो रहा है। डन। केस आप रीड करेंगे, और ये सिंपल वर्जन मैंने केस का लिखा है, तो पहले सिंपल वर्जन रीड करो, फिर केस रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है। मैंने रिलायंस कंपनी को बोला भैया रजिस्टर बदलो, रजिस्टर में मेरा नाम थोड़ा इधर इस तरीके से, उस तरीके से लिखो। अरे यार नाम बदला हो तो मैं बोलूँ ना कि नाम चेंज हो गया है तो लिखो, तरीका बता सकते हो क्या, कुछ भी फालतू की चीजें कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। बोला गया है अगर ऑर्डर पास किया गया है वो बताओ,
कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे तो वो बताओ, नाम बदल रहा है तो बताओ, चेंजेस करने के लीगल रीजन होने चाहिए ना। तो सिंपल लैंग्वेज, अगर रजिस्टर में चेंज करने की कोई सॉलिड लीगल वजह है, वजह नहीं है, तो आपने जो ये पिटीशन दे रखी ना कि रिलायंस कंपनी मेरी बात नहीं मान रहा है, तो पिटीशन फेल हो जाएगी। ये सिंपल लैंग्वेज में बताया, और ये आपकी बुक की लैंग्वेज रीड करना। इस केस में ऐसा ही बात था, फालतू का रीजन था, कोई रीजन था ही नहीं चेंज करने का, तो पिटीशन फेल कर दी गई। उन्होंने बोला आपका नाम वैसे रहेगा जैसा है। ठीक। बच्चों जब कंसेप्ट नहीं होता है ना, तो हमें थोड़ा रिटेन ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें अभी पढ़ के सब समझ तो आ रही है, लेकिन ये ज्यादा जल्दी भूलने वाली चीज है। ठीक, थोड़ा सा इनका रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट तो दिमाग में चिपक जाता है ना कि हाँ इसका कंसेप्ट ये, इसका मीनिंग ये है, वो थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है। ठीक, चलो। रजिस्टर कब मेंटेन करना होता है, मेंटेन कब करना होता है, मतलब एंट्री, लैंग्वेज यही होगी मेंटेन, तो मतलब एंट्री कब करनी होती है, 7 days। डेट ऑफ अलॉटमेंट, ट्रांसफर, फोर फीचर, बाय बैक, रिडक्शन, कैंसिल, इन सब की जब अप्रूवल मिल जाए, अप्रूवल याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दी या फिर जो भी कमिटेंट कमिटी ने दी, डन। छोटी सी हेडिंग, क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेज। चलो आयुषी, प्लेज क्या होता है बेटा, प्लेज का मीनिंग, आयुषी, मीनिंग ऑफ प्लेज। हम्म, अलग अलग है मतलब, अलग अलग। वैष्णवी, प्लेज का मतलब, दीक्षा, प्लेज का मतलब, खड़े होते जाओ, तीनों खड़े होते जाओ। राशि, प्लेज का मतलब मॉर्टगेज, खत्म, तीनों खड़े हो जाओ। अगर इन सिंपल वर्ड का मीनिंग तुम्हें याद नहीं है, मैं क्या करूं तुम लोग का, याद आ रहा है, प्लेज मतलब क्या बताया था, मॉर्टगेज, गिरवी रखना ही बोला ना, पाउनर पाउनी, क्या है ये पाउनर पाउनी, बताया था ना, प्लेज मतलब मॉर्टगेज, गिरवी रखना, दैट्स इट, खड़े रहोगे। चलो, पर्टिकुलर्स ऑफ दी प्लेज। अब अगर आपने शेयर्स क्या रखे, गिरवी रखे, ये भी क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, लेकिन क्या सबका लिखा होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे प्रमोटर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रमोटर की। चलो पहले हेडिंग समझेंगे, प्लेज का मतलब गिरवी रखना, चार्ज क्रिएट करना मतलब गिरवी रखना। अगर दो वर्ड की मीनिंग मैंने बोल दिया है गिरवी रखना, तीसरे का अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब भी गिरवी रखना है। कुछ चीजें गिरवी रखना ही होता है, नहीं, कुछ चीजें जरूरी नहीं है आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो, मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन कभी कभार एग्जाम में ऐसी अगर चीजें आ रही है तो तुम्हें मालूम है ना दो वर्ड का मीनिंग है, तो तीसरा थोड़ा सा डीम्ड दिमाग लगा लेना, ठीक है, सेम ही होगा। लीन, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाइपोथिकेशन, जब तीन का मतलब सेम है तो चौथे का भी क्या होगा, इन सब में थिन लाइन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। क्या इन सब में डिफरेंसेस होते हैं, हाँ डिफरेंसेस होते हैं। क्या ये डिफरेंसेस यहाँ कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, जिगल में पढ़ोगे। कुछ चीजों में हम गिरवी मूवेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ चीजों में हम गिरवी इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये डिफरेंसेस है, लेकिन रखते तो गिरवी है ना। मैंने अपनी बाइक रखी और लोन लिया, मैंने अपना घर गिरवी रखा, लोन लिया, क्या ये बात समझ में, रख तो गिरवी रख रहे हैं। अब किस में मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, किस में इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, किस में टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंस होते हैं, ये चीजें हम यहाँ नहीं सीख रहे, क्यों, क्योंकि वो जिगल में पूरा का पूरा एक्ट पढ़ोगे, कंसेप्ट रीड करोगे। लेकिन अभी कंपनी लॉ की अगर नजरों में देखोगे तो कंपनी लॉ में ये सब का मतलब क्या है, गिरवी रखना। तो चलो, प्लेज मतलब समझ में आया, चार्ज, चार्ज क्रिएट करना, याद है चार्ज क्रिएट करना, बैंक के पास जाके बोलते भैया लोन लिया, चार्ज क्रिएट किया, मॉर्गेज किया। चलो, अब ये टर्म बहुत ज्यादा आएगा, लीन ऑन शेयर्स। हम यहाँ पे शेयर्स की बात करें तो हमारा गिरवी रखना क्या है, क्या गिरवी रखा है, शेयर्स ही गिरवी रखे हमने, ठीक है। अगर कंपनी का प्रमोटर, लीन ऑन शेयर्स मतलब इसका भी मतलब क्या है, गिरवी रखना। अगर प्रमोटर लोन ले रहा है, चलो मैं आईटेक्स में, मैं राकेश अभिषेक सर, हम तीन प्रमोटर, शेयर होल्डर हम ही है, मैंने अपने शेयर्स का पैसा दिया होगा आईटेक्स को, और बदले में मुझे शेयर्स मिलेंगे, यस और नो, 33% के शेयर्स मेरे पास है। मैंने क्या किया, लोन किससे लिया, मैं लीन ऑन शेयर समझा रही हूँ अभी, लीन ऑन शेयर समझा रही हूँ, मैंने लोन किससे लिया, कंपनी से ही।
आईटेक्स कंपनी से लोन लिया और बदले में क्या गिरवी रखे, आईटेक्स के ही शेयर। वापस 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 अगर मैं बोलूं कि चार्ज क्रिएट किया, मैं एसबीआई बैंक के पास गई हूँ, सेम एग्जांपल, आईटेक्स कंपनी का मैं प्रमोटर, मैं शोल्डर, मैं गई हूँ एसबीआई बैंक के पास, मैं गई हूँ एसबीआई बैंक के पास और मैंने लोन लिया और गिरवी क्या रखे, अपने शेयर्स, लेकिन ये शेयर्स गिरवी कहाँ रखे, एसबीआई बैंक के पास। दैट वाज चार्ज क्रिएट करना, दैट वाज प्लेज क्रिएट करना। समझ में आ रहा है? लीन ऑन शेयर। मैंने आईटेक्स कंपनी से बोला पैसे हैं आपके पास, मुझे लोन दे दो। आईटेक्स कंपनी से मैंने लोन लिया और गिरवी क्या रखा, आईटेक्स कंपनी के शेयर्स उनके पास। अगर मैं लोन नहीं चुका पाई तो ये शेयर्स आपके, राकेश अभिषेक सर फिर ये आपस में बांट लेंगे और वो फिर लोन की भरपाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम मेंबर हो, तुम आईटेक्स कंपनी के मेंबर हो, तुम अगर एज अ मेंबर उसी कंपनी से ही लोन लेते हो और अपने शेयर्स उसको क्या कर देते हो, गिरवी रख देते हो, तो उसे हम लीन ऑन शेयर्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो शेयर्स कंपनी के हो जाएंगे। कंपनी बिल्कुल नहीं ले सकती, मैंने क्या बोला, रॉकेश अभिषेक से लेंगे और वो लोन की भरपाई उस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब लीन ऑन शेयर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अनुष्का ने आईटेक्स कंपनी से शेयर्स लिए और उसने आईटेक्स से लोन ले लिया। मैं क्या कहूंगी, ये शेयर्स तुम्हारी गिरवी है, अब तुम ये शेयर्स बेच नहीं पाओगी, इसमें लीन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कंपनी ने ही अपने पास पकड़ के रखे हैं क्योंकि ये गिरवी रखे हैं। तो लीन ऑन शेयर अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये चीज आप यहीं पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में क्योंकि लीन ऑन शेयर है। लेकिन प्लेज हो गया, चार्ज भी यहीं पढ़ोगे, चार्ज और लीन ऑन शेयर बेसिक जो कंसेप्ट है ये डिटेल में यहीं पढ़ोगे। लेकिन प्लेज, हाइपोथेकेशन, ये सारे टर्म्स आप कहाँ पढ़ोगे, जिगल में। तो अभी आपके लिए क्या है, सब गिरवी रखना है। थोड़ा सा बेसिक मैंने भी बताया, थोड़ा बताया, पूरा नहीं बताया, थोड़ा सा बेसिक बताया। लीन ऑन शेयर क्या है, उसी कंपनी के शेयर्स उसी के पास जब आप गिरवी रखते हो, ठीक है, दैट वाज लीन ऑन शेयर। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन इसकी डिटेल कंसेप्ट में जाओगे तो डिटेल कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है थोड़ा सा समझो। ठीक है, अनुष्का ने अभी 10 रुपए नहीं दिए शेयर सर्टिफिकेट के, तुम सबने दे दिए, अनुष्का ने नहीं दिए, तो क्या मान लिया जाएगा, उधार मान लिया जाएगा। मैं इसको शेयर्स दे रही हूँ और इसने मुझे पैसे नहीं दिए। दुकान में ये होता है ना, माल लेके पैसे नहीं दिया, उधार। इसने शेयर का पैसा नहीं दिया और मैंने उसको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, उधार हो गया ना ये, दैट वाज लीन ऑन शेयर। क्या बात समझ में आ रही है? दो एग्जाम्पल बताए, पहला एग्जाम्पल क्या बताया, मैंने ही आईटेक्स से लोन ले लिया, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए नहीं दिए और मैंने उसको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया है, तो हम मान लेंगे क्या ये लीन ऑन शेयर है। तो भाई अभी किसी को बेच नहीं सकती जब तक ये पूरे पैसे न दे, तो 10 रुपए का लोन लिया ना इसने। क्या बात समझ में आ रही है? तो लीन ऑन शेयर अलग से अपना एक हैवी कंसेप्ट है, पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक छोटा सा टर्म यहाँ पे यूज किया था, थोड़ा मैंने बेसिक लेवल में समझाने का आपको ट्राई किया, नहीं भी आएगा टेंशन नहीं, आगे चल के डिटेल। चलो हम पढ़ रहे हैं, रजिस्टर में लिखो ना, रजिस्टर में एंट्री करने की बारी आ रही है, तो रजिस्टर में क्या लिखना है, गिरवी रखा है, चार्ज है, लीन है, हाइपोथेकेशन, और ये कब हो जाना चाहिए, 15 डेज के अंदर। नॉर्मल नाम की एंट्री कब हो जानी चाहिए रजिस्टर में, कि तुम मेंबर हो 7 दिन के अंदर। लेकिन अगर मेंबर होने के बाद आपने इसे कहीं गिरवी रखा, तो जब गिरवी रखा वहां से 15 दिन के अंदर एंट्री। चलो, इनकेस कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टेड, हम किसकी बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में या फिर इंडिया के बाहर, मतलब लिस्टेड कंपनी इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया बोल सकती हूँ। चलो, द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेज, चार्ज, लीन, हाइपोथिकेशन किसने क्रिएट करी है। हम एक एक मेंबर को पकड़ पकड़ के रजिस्टर में एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे बस किसकी वन एंड ओनली बात हो रही है, प्रमोटर्स की। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसका प्रमोटर कुछ भी गिरवी रखता है, प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर्स, क्योंकि प्रमोटर समझो बच्चों, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, थोड़ा सा समझना, मैंने बैंक के पास जाके गिरवी रख दिया, थोड़ा लॉजिक लगाना, बैंक का लोन नहीं पे कर पाई तो डेट क्या हो जाएंगे भाई, ये जो डेट है, मेरा जो उधार है वो क्या हो जाएंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा सामने वाले का। मतलब क्या होने वाला है, मैं प्रमोटर से हट जाऊंगी भैया, मेरे पूरे शेयर्स, प्रमोटर के शेयर्स किसी और के पास जाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रजिस्टर में ये एंटर होना चाहिए कि प्रमोटर ने कहां गिरवी रखा है, उसकी पूरी डिटेलिंग चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द प्रमोटर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ, क्या लिखा है, प्लेजी, या फिर क्या लिखा है, कौन है ये प्लेजी और पाउनी, बताओ जरा, जिसे लोन दिया है जिसने, है ना, उसकी पूरी डिटेलिंग, एसबीआई बैंक के पास गिरवी करके आई थी मैं, उसकी पूरी डिटेलिंग लिखो। एंड एनी रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब क्या, लोन पे कर दिया, रिवोकेशन देयर इन शेल बी, रिवोक मतलब कैंसिल करना होता है, लोन
लिया, लोन कैंसिल हुआ, जो कुछ भी हो रहा है आप ये बात बताओगे, रजिस्टर में एंटर करोगे 15 दिन के अंदर जब भी वो इवेंट होगा। लोन लिया ये भी बताओ, लोन पे कर दिया ये भी बताओ, लोन और बढ़ा लिया ये भी बताओ, जो कुछ भी होगा 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है? प्रमोटर के केस में क्या सारे के सारे मेंबर्स की बात हो रही है? इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे मेंबर्स किस किस का करते रहेंगे? प्रमोटर के शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर शेयर होल्डिंग हैवी है। नेक्स्ट, इफ प्रमोटर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी फॉर्म, कंपनी के प्रमोटर ने क्या बनाया? चलो बताओ, ये जॉइंट वेंचर कंपनी बताओ क्या होता है? गुड। तुम्हारी कंपनी अलग काम कर रही है, तुम्हारी कंपनी अलग काम कर रही है। तुमको एक नया प्रोजेक्ट मिला रोड बनाने का, ये हाईटेक के बाजू में है ना, ये रोड बनाने का प्रोजेक्ट तुम लोग को ही मिला है ना? अभी तक बन नहीं पा रही, तो अब मुझे लगता है तुम ही लोग बना पाओगे। ठीक है, तो तुम जो अपना अपना इंडिविजुअल कंपनी काम करो वो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी कंपनी मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट वेंचर, प्रोजेक्ट खत्म आपका वेंचर भी खत्म। बात समझ में आ रही है? हाँ वेरी गुड, हीरो होंडा मारुति सुजुकी ये सब ऐसे ही है। ठीक है, तो मिलके एक प्रोजेक्ट में काम कर, लेकिन इंडिविजुअल भी तुम लोग अपना काम करो। मर्जर नहीं हुआ है। मर्जर मतलब क्या होता है? अपना काम धंधा छोड़ो, इस कंपनी के साथ मिलकर काम करो। तुम अब काम नहीं करोगे, इनके साथ मिलकर करोगे। मैंने ज्वाइंट वेंचर बोला है, ए कंपनी अलग काम करिए, बी कंपनी अलग काम करिए, दोनों ने मिलकर एक सी कंपनी बना दी। ठीक, हो सकता है ये 5 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है कि तुमने 1 साल में काम खत्म कर दिया तो भाई 1 साल के अंदर वेंचर खत्म हो जाएगा आपका, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, चलो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी ने क्या बनाया है, क्या बनाया है? जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है विद अनदर कंपनी, हैव प्लेज हाइपोथिकेशन, जो वो अनदर कंपनी के साथ आपने जॉइंट वेंचर किया उसमें आप कोई भी प्लेज करते हो, चार्ज क्रिएट करते हो, लीन करते हो, तो वो सारे पर्टिकुलर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो प्रमोटर आप ही की बात हो रही है। अगर आपने ज्वाइंट वेंचर करके भी अगर कोई गिरवी रखा वो भी बताओ, बिना ज्वाइंट वेंचर के भी अगर गिरवी रखा वो भी बताओ। कुल मिला के प्रमोटर को पकड़ा है, प्रमोटर तुमने अपने शेयर्स कहीं भी गिरवी रखे बताने का। दैट्स इट, कंसेप्ट क्लियर? कहाँ बताना है? आरओसी को जाकर ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर पढ़ रहे हैं उसमें अलग से स्पेसिफाई होना चाहिए प्रमोटर के इतने शेयर्स, और अलग से लिखा होना चाहिए ये गिरवी है और कहाँ गिरवी है ये भी डिटेल में। डन? चलो, तो रजिस्टर ऐसे नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहला नाम मेरा लिखा है, दूसरा नाम बिल्कुल रॉकी सर का लिखा है, यहाँ जगह ही नहीं है कुछ लिखने की। ऐसे रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं होता है। रजिस्टर कैसा होता है थोड़ा सा समझना है। रजिस्टर, यहाँ मेरा नाम लिखा है और मेरी पूरी इंफॉर्मेशन, दूसरे पेज में रॉकी सर का नाम लिखा है, पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आगे चल के गिरवी रखूंगी ना तो स्पेस तो होना चाहिए लिखने का। बिल्कुल ऐसे लाइन वाइज लिखेंगे अपन तो, जगह भी नहीं छोड़ेंगे। तो रजिस्टर मेंटेन करने के तरीके होते हैं। ठीक, चलो, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? भाई नाम की एंट्री बिल्कुल सही लिखी है, इसे कौन ऑथेंटिकेट करेगा? ऑथेंटिकेट करने का मतलब चेक करके वेरीफाई करेगा भाई ये बिल्कुल सही लिखा है। तो भाई कंपनी में अगर सीएस है तो सीएस। ठीक है, एंट्रीज इन दी रजिस्टर साथ में इंडेक्स भी, रजिस्टर और रजिस्टर का इंडेक्स दोनों ऑथेंटिकेट करेगा कौन? सीएस। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप जिसको ऑथराइजेशन दोगे भैया वो ये चेक करेगा। अगर आपका फॉरेन रजिस्टर है, ये फॉरेन रजिस्टर की एंट्री कहां से होगी? क्या है ये फॉरेन रजिस्टर जरा बताओ। अगर हमने इंडिया के बाहर रजिस्टर रखा है तो हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे भी ऑथेंटिकेट करेगा कंपनी का सीएस, और कंपनी का सीएस नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको ऑथराइजेशन देंगे। डन? तो ऑथेंटिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस को या एनी अदर पर्सन। कंसेप्ट क्लियर है? केसेस, पहला केस एकदम सिंपल, जिस पर्सन ने शेयर खरीद लिए भैया उसका नाम तो एंटर होना चाहिए ना रजिस्टर में, यस और नो? होना चाहिए। चलो, नो कंपनी शुड एंटर द रजिस्टर या स्टेटमेंट दैट लीन ऑन द शेयर ऑफ अ मेंबर। जरा बताओ ये क्या बोल रहे हैं? जो लीन ऑन शेयर है उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, हमने तो पढ़ा होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? प्रमोटर होना चाहिए। बात समझ में आई? लीन ऑन शेयर्स रजिस्टर में एंटर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट प्रमोटर ने अगर लीन ऑन शेयर कर रखा है वो लिखा जाएगा, प्लीज याद रखना। चलो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अ कंपनी कैन नॉट इंसिस्ट पुटिंग इन द रजिस्टर एनीथिंग, कुछ भी जाके लिखवा दोगे ना रजिस्टर में, मन कर रहा है तुम्हारा जो भी। ठीक है, एक्सेप्ट रिक्वायर्ड बाय द लॉ सेक्शन, सेक्शन में लॉ में जो लिखा है वो ही एंटर होगा। समझ में आया? पक्का?
फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, वाइंडिंग अप कौन सा वाला? दो टाइप के वाइंडिंग अप आगे चल के पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। एक होता है कंपलसरी, एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री नाम से काम समझो, क्या होगा, खुद से बहुत काम कर लिया, अब नहीं है इच्छा, बंद करना है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, एनसीएलटी ने बोला बंद करो अपनी दुकान, है ना, फ्रॉड कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, कंपलसरी। तो दो सिचुएशन वाइंडिंग अप की, एक होता है कंपलसरी, होना ही पड़ेगा अगर गलत काम करोगे, एक होता है वॉलेंट्री, आपकी खुद की इच्छा। चलो, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अगर हो रहा है तो कौन होता है ये लिक्विडेटर, जरा मुझे बताओगे? एक ऑफिसर जो सारे एसेट्स को लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेटर में एक्सेप्ट, देखो कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, मैं लिक्विडेटर आ गई हूं, लिक्विडेटर की मर्जी चलेगी। अब अनुष्का ने कहा कि मुझे शेयर्स बेचने हैं, इस वाइंडिंग अप की सिचुएशन के बीच में अनुष्का ने कहा कि मुझे शेयर्स बेचने अनुकृति को, तो ऑफिसर पूरा का पूरा काम कौन करवा रहा है, ऑफिसर में मतलब क्या, ऑप्शनल है, लिक्विडेटर की मर्जी, वो उस ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर जो रजिस्टर है उसको ऑल्टर कर भी सकता है और नहीं भी। कुल मिला के बोला अब कंपनी की नहीं चलने वाली, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं चलती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है चलो ऑफिस खाली करो, तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी, तुम कोई बोर्ड मीटिंग नहीं कर पाओगे, तुम शोल्डर मीटिंग नहीं कर पाओगे, पूरे के पूरे रूल्स रेगुलेशन किसके चलेंगे, लिक्विडेटर के। वाइंडिंग अप चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पूरी प्रोसेस आप समझेंगे। अभी लेकिन शॉर्ट में समझ में आया, कंपनी का अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है, किसका गलत हाथ है, डायरेक्टर अच्छे से नहीं चला पाए, लेकिन डायरेक्टर बोल रहे हम खुद से कर रहे हैं, खुद से उन्होंने लिक्विडेटर को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब लिक्विडेटर की मर्जी, ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, रजिस्टर को चेंज करना, नहीं करना। समझ में आया? लास्ट आप लोग पढ़ेंगे। क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है? नहीं, रीजन उसकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, उसके पार्टनर्स जॉइंट होल्डर बन के जाए ना, मैं रॉकी सर, अभिषेक सर क्या बन जाए, जॉइंट होल्डर बनकर जाए और खरीद ले। पार्टनरशिप फर्म आईटेक्स फर्म के नाम पे कंपनी रजिस्टर में एंट्री नहीं करेगी। लेकिन अगर जॉइंट शेयर होल्डर है और आर्टिकल ने लिख दिया, क्या लिख दिया, कि जो सरवाइव करेगा उसी को मिलेगा, जॉइंट होल्डिंग तो यही होती है ना, यही होती है, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी बताओ? हो सकती है, जो जिंदा रहेगा उसको मिलेगा, अगर आर्टिकल में लिखा हो तो। अगर ये टेंशन है तो हम क्या स्प्लिट कर सकते हैं? कर सकते हैं, मर्जी है। सारे केसेस समझ में आए? पक्का? इंडेक्स ऑफ मेंबर, गौरी, इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है, इंडेक्स ऑफ मेंबर? बैठ जाओ तीनों, प्लीज यार ये बेसिक चीजें मत भूलो, ठीक है, बैठ जाओ। अगर बेसिक चीजें भूलोगे तो बहुत देर तक मैं खड़ा तो रखूंगी अब, ठीक? चलो, इंडेक्स ऑफ मेंबर बताया ना मैंने कैसे रजिस्टर मेंटेन होता है, एक एक पेज छोड़ना अगर पड़ रहा है क्योंकि इतनी सारी बातें हमें लिखनी है, तो पलटते रह जाओगे पेजेस, तो इंडेक्स जरूरी है, ठीक? एवरी रजिस्टर मेंटेन इंक्लूड इंडेक्स ऑफ द नेम, कंपनी शेल मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन द इंडेक्स साइमल्टेनियसली, सारी चीजें वो लिखते जाएंगे। इंस्पेक्शन मस्ट बी अलाउ इंडेक्स इन द सेम मैनर जैसे एक रजिस्टर ऑफ मेंबर का होता है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, रजिस्टर मेंबर का रजिस्टर मैंने इस ऑफिस में संभाल के रखा है, कोई भी मेंबर आकर देखना चाहता है उस रजिस्टर को देख सकता है। ऐसे ही इंडेक्स भी मेंटेन करना है, इंडेक्स को भी कोई आके इंस्पेक्शन करना चाहता है, देखना चाहता है, देख सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ सिचुएशन बस ये बताइए, यस इंडेक्स और रजिस्टर ऑफ मेंबर दोनों का इंस्पेक्शन हो सकता है, लेकिन इंस्पेक्शन करने के कुछ रूल्स होंगे, है ना। रात के 12 बजे फोन करे दीदी हमें इंस्पेक्शन करना है, तो हम क्या जवाब देंगे? कल मिलते हैं, है ना, और जो नींद तोड़ी है उसकी पेनल्टी लगाएंगे। तो वर्किंग आवर्स होंगे, कोई बिजनेस आवर्स होंगे, तो बिजनेस आवर्स में आके इंस्पेक्शन करना है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक? चलो, ये लाइन आप पढ़ोगे, हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या फॉरेन जाना है, घूमने का मन है? मन है घूमने का तो चले जाना फॉरेन। अब एक कंसेप्ट अभी बता रही हूं मैं, रुक जाओ। रजिस्टर कहाँ संभाल के रखना है बताओ जरा? जनरल रूल, गौरी तुम्हारा डाउट है ना, सुनना अच्छे से। रजिस्टर कहाँ संभाल के रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो जबलपुर में कहीं भी कर सकते हो,
नहीं, जबलपुर के बाहर करना है इंडिया में, तो रूल क्या है? वहीं रखूंगी जहां पर 110 से ज्यादा मेंबर हो। फॉरेन में रखने की अगर सोच रही हूँ तो सेम कंडीशन होगी ना, वहां मेंबर क्या होगा, 110 से ज्यादा होगा, तो इंस्पेक्शन वही करने आएगा। अपने रजिस्टर को देखें मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ये वाला बॉक्स जरा रीड करो, मुझे बताओ। 50 से कम है तो इंडेक्स की जरूरत नहीं है। अनुकृति, ये वाला पॉइंट रीड किया बेटा? कर लिया? वही, मिल गई पेंसिल पेन? नालायक हो चुके हो। चलो, प्लेस ऑफ कीपिंग कहां संभाल के रखोगे? अभी पढ़ा, रिपीट आएगा, और उसका इंस्पेक्शन भी करना है। ठीक है, चलो, फिक्स द प्लेस ऑफ मेंटेनिंग। इन्होंने कहा कि भैया संभाल के क्या क्या रखना है, कंपनी का रजिस्टर जो भी ऊपर पड़ा वो, और साथ में क्या लिखा है, रिटर्न्स एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे एनुअल रिटर्न की भी बात हो रही है। कहाँ संभाल के रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या संभाल के रखोगे? रजिस्टर जो अभी हमने ऊपर पढ़े, साथ में एनुअल रिटर्न, उन सब की कॉपीज भी रजिस्टर ऑफिस में रखना। क्या रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं और रख सकते हो? हाँ, 110 से ज्यादा अगर आपकी मेंबर कहीं रिसाइड कर रहे हैं वहां रखा जा सकता है। उसकी कॉपी, रजिस्टर और रिटर्न की कॉपी रखो संभाल कर। कोई दिक्कत? रिपीट है, बोला था आएगा, रिपीट होगा। हेडिंग, चलो इंस्पेक्शन करते हैं। रजिस्टर एंड देयर इंडेक्सेस। ठीक है, रजिस्टर उसका जो इंडेक्स है दोनों के दोनों, उसका इंस्पेक्शन हो सकता है, एक्सेप्ट, अब थोड़ा सा समझो। ठीक, मुझे गौरी की इंफॉर्मेशन चाहिए, नव्या की इंफॉर्मेशन चाहिए और राशि की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक, रजिस्टर में क्या क्या लिखा रहता है, जरा कंटेंट बताओगे मुझे? नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, है ना? मुझे इन तीनों को परेशान करना है, और मैं एक लड़का हूं, है ना? ऐसे इमेजिन करो, मुझे इन तीन लड़कियों को परेशान करना है। मैं जाऊंगी क्या इंस्पेक्शन करने, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनकी, तो भाई गलत हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ इन्होंने बोला है एक्सेप्ट, वैसे तो इंस्पेक्शन करना अलाउड है, लेकिन कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी ना, कुछ भैया इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, है ना? कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, नहीं तो भाई आसान हो जाएगा ना ये तो। आपके और इंस्पेक्शन चलो कोई भी कर सकता है, आके देख लो, तो भाई ये सब नहीं। एक्सेप्ट व्हेन देयर आर क्लोज अंडर दी, आपका जो एक्ट है प्रोविजन कुछ मना करता है। कॉपीज ऑफ ऑल द रिटर्न्स कर सकते हो, ओपन फॉर द इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, कोई भी डिबेंचर होल्डर, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर आ सकता है, लेकिन कब आएगा? बिजनेस आवर्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के मेंबर्स है, इनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, विदाउट फीस ये लोग आके चेक कर सकते हैं। अदर पर्सन, किसी और को आना है, आउटसाइडर को आना है, तो भैया हम पैसे लेंगे ऑन द पेमेंट ऑफ द फीस, लेकिन वो पैसे कितने से ज्यादा नहीं होंगे? 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। बताओ, फॉर ईच इंस्पेक्शन, एक बार इंस्पेक्शन करा है ना, 50 रुपए देने का, मैक्सिमम 50 लगा सकते हो, मतलब कंपनी चाहे तो इंस्पेक्शन के नाम से हजारों करोड़ों नहीं ले सकती है ना? 1 रुपए भी ले सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकती है? 50, हर इंस्पेक्शन के। ठीक, एक बार इंस्पेक्शन आते 50 रुपए देने का, इंस्पेक्ट करने का। लेकिन किसके लिए ये पैसे हैं? आउटसाइडर के लिए, मेंबर तो फ्री में। नॉन शेयर, नो कमर्शियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, not entitled to file petition, seek the inspection, supply of the copies of the statutory document। ये क्या मांग रहा है? स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट मांग रहा है। हमारा अदर से पर्सन वो है जो कंपनी में कुछ इंटरेस्ट होल्ड करता है, मतलब वो कंपनी का मेंबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी से वो जुड़ा हुआ है। अगर कोई कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ है और वो कंपनी से जाके उनकी कुछ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो भाई कंपनी से क्यों मांग रहे हो? एमसीए का प्लेटफॉर्म तो है ना आपके पास, उस रूट से जाइए, आप कंपनी से नहीं मांगेंगे। ठीक, और अगर एमसी के प्लेटफॉर्म में भी फीसेस इतनी ही होती है, याद होगा, कंपनी की इन्फॉर्मेशन के लिए 100 रुपए और एलएलपी इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए 50 रुपए। डन। चलिए, आप क्या क्या कर सकते हो? कॉपी ऑफ द रजिस्टर और एनुअल रिटर्न, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर, एनी अदर पर्सन में, ये क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट, समझना। एनुअल रिटर्न, वेरी गुड, एनुअल रिटर्न 10 पेज का है, आप उसका एक छोटा सा पार्ट, है ना, सेकेंड पेज ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी मॉड्यूल है, मॉड्यूल के 2 पन्ने की कॉपी आपने दी, आप एक एक्सट्रैक्ट ले सकते हो। ठीक, तो आप जब इंस्पेक्शन करने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, आप कॉपीज करवा सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है?
पूरी की पूरी कॉपी चाहते हो कॉपी मिल जाएगा, आप पूरी कॉपी नहीं चाहते हो, आप कॉपी का एक छोटा सा पार्ट चाहते हो, वो छोटा सा पार्ट, छोटा सा एक्सट्रैक्ट ले सकते हो एनी रजिस्टर, तो रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हो, इंडेक्स का ले सकते हो, रिटर्न का ले सकते हो बिना किसी फीस के। लेकिन आप पूरी की पूरी कॉपी मांग रहे हो, एक्सट्रैक्ट एक छोटा सा पार्ट है तो फीस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी कॉपी मांग रहे हो भाई, लगेंगे पैसा। ठीक है, एंट्रीज रिटर्न पेमेंट ऑफ द फीस, जो क्या नहीं होने चाहिए, क्या, 10 रुपए, लेकिन ईच पेज। अब मैं कह रहा हूँ 1000 पन्नों की कॉपी मांग ली है तुमने, तो 10 रुपए के हिसाब से हर एक पेज का 10 रुपए के हिसाब से, क्यों, क्योंकि कॉपी फिर थोड़ी ज्यादा बड़ी, वो इंस्पेक्शन है ना। अब हम कॉपी ले रहे हैं, आके बस देखा, मेंबर फ्री, तुम कह रहे हो दीदी इसके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मिल जाएगी क्या, अब क्या लगेगा, पैसा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, 50, रुको, तुम मेंबर हो, इंस्पेक्शन करने आए हो, कोई फीस नहीं, आउटसाइडर है, इंस्पेक्शन करने आया है, 50 रुपए, डन। इंस्पेक्शन का पैसा तुमसे तो लिया ही नहीं जा रहा, आउटसाइडर से लिया जा रहा है। चलो, कॉपी चाहिए दोनों को, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो मेंबर ना हो, कॉपी दोनों को पैसे देने पड़ेंगे, बस बाहर वालों को इंस्पेक्शन के भी पैसे लगे और फोटोकॉपी के भी पैसे लगे। समझ में आया क्या, एक्सट्रैक्ट का कोई पैसा नहीं, क्योंकि छोटा सा एक दो पन्ना मांग रहे हो या फिर एक पन्ने का भी आधा कुछ मांग रहे हो तो, ठीक है, तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक, लॉ ने ना मैक्सिमम पैसे बोल रखे हैं, कोई उससे ज्यादा ना करे इसीलिए। ठीक, चलो, हाँ बेटा, थर्ड पर्सन देख सकता है लेकिन कंपनी को मत परेशान करो, दूसरे रूट्स भी तो है। देख सकती हूँ, आराम से देख सकती हूँ, लेकिन कंपनी कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट तो कर देगी ना, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं आके देख सकती हूँ ना, लेकिन कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन बस छुपाई जाएगी, बेसिक इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। अरे हम तो कुछ भी देख सकते हैं एमसी की वेबसाइट से, कंपनी के पूरे जो डॉक्यूमेंट आरओसी के पास गए वो सब मिल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, तो यस कोई भी किसी को दे सकता है, कंपनी बनाने का डिसएडवांटेज ही तो यही है, डिस्क्लोजर है, ट्रांसपेरेंसी है, यही फायदा है मेंबर्स के लिए, यही नुकसान है कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखी जा सकती है। चलिए, एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल रीजनेबल टाइम नॉट लेस देन, क्या लिखा है, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम की मैक्सिमम, नॉट लेस देन, इससे कम तो नहीं, मिनिमम आना 2 घंटे, पता चला जैसे ही आए भागो 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 भागो, कि देखने तो दो, नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया, 2 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे। आराम से बैठ के इत्मीनान से चाय कॉफी पीकर वो देख रहा है ना, लाइब्रेरी समझ के मस्त पढ़ रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। चलो, सच कॉपी एंट्रीज रिटर्न शेल बी सप्लाई, पहले वो फीस डिपॉजिट कर दो, फोटोकॉपी जो 1000 पन्ने की मांग रहे थे तुम, उसके बाद कितना समय लगेगा, 7 दिन के अंदर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, नहीं दिया तो क्या पेनल्टी, पढ़ो खुद से फटाफट। पढ़ लिया, जिन्होंने पेनल्टी पढ़ लिया है अब वो ये पढ़ेंगे, बॉक्स आपका हुआ। एमसीए ने नोटिफिकेशन दिया और इंस्पेक्शन करते वक्त क्या बोला, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं दिखाएंगे, क्या क्या नहीं दिखाने वाले, एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, है ना, आपका आधार नंबर मिल गया उनको, पेन मिल गया, नॉट मेड अवेलेबल टू एनी इंस्पेक्शन, और इसका कोई एक्सट्रैक्ट भी नहीं लेगा और इसकी कोई कॉपी भी नहीं मांगेगा। और ये नोटिफिकेशन कब आया था, जब लोग बहुत ज्यादा यूज करने लगे होंगे ना और ये इंफॉर्मेशन निकालने लगे होंगे, तब लगा होगा कि भाई यार ये तो रोकना पड़ेगा, कुछ भी, नाम और नंबर ऑफ शेयर्स, और साथ में जो भी नोट दे रखा है कि इसको ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, डिविडेंड मत देना, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन, मतलब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये ना ही मिले तो अच्छा है। समझ में आ रही है बातें, पक्का मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, हेडिंग खुद से सोचो, किस रजिस्टर की बात हो रही है, मेंबर के रजिस्टर, वेरी गुड। अगर रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा है तो प्रूफ की तरह यूज करोगे ना कि भैया ओनर है हम शेयर्स के, पक्का, पहले शॉर्ट में सिंपल,
रजिस्टर एज एविडेंस सेक्शन नंबर 95 पढ़ रहे हैं। चलो, प्राइमर फेसिया का मतलब बताओ, कौन बताएगा? पहली बार सुन रहे हो क्या? सुन चुके हो? वेरी गुड। फर्स्ट इंप्रेशन, अक्सर कोविड का एग्जाम्पल देती हूँ मैं। क्या है कोविड का एग्जाम्पल? किसी को उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे खांसी हो रही थी तो क्या बोलते थे? कोविड है, दूर है भाई मुझसे। अब डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, है ना? उस टाइम पे तो किट विट बन गई थी ना, तुरंत चेक हो जाता था, पता चल जाता था। और कुछ सिम्टम्स भी थे कि भाई स्मेल्स बिल्कुल जीरो हो जाती थी, है ना, टेस्ट बदल जाता था। हुआ था कोविड? हुआ था? किस किस को हुआ था जरा बताओ। हुआ था ना? तो फील हुआ था क्या ऐसा कि स्मेल जीरो हो गई है? मुझे तो हुआ था यार। हो ही जाता है। हाँ ऑलमोस्ट, लेकिन सीवियर वाला नहीं हुआ था। मतलब वो, हाँ वो बस किट ने मतलब टेस्टिंग करी, टेस्ट करने में पता चला भैया है, लेकिन फीलिंग वैसी कुछ भी नहीं थी, ऐसा वाला टाइप का था। लेकिन ये कि स्मेल्स जो भी थी वो जीरो हो गई थी। लेकिन जैसे स्मेल जीरो हो गई तो समझ में आ गया था ना कि कोविड हो गया। फिर टेस्ट किया तो निकल रहा था, है ना? नेगेटिव हो रहा था। तो प्राइमर फेस से मतलब क्या? ऊपर ऊपर से फर्स्ट इंप्रेशन से समझ में आता है कि कोविड है, ठीक है। डिटेल में किसी का नहीं भी निकल रहा था, किसी का पॉजिटिव आ रहा था, किसी का नेगेटिव आ रहा था, तो ये ऐसा हो रहा था। आओ, तो प्राइमर फेस एविडेंस रजिस्टर्स कॉपीज ऑफ द एनुअल रिटर्न मेंटेन अंडर सेक्शन 88 और 94 एज कंसीडर प्राइमर फेसी। इन्हें प्राइमर फेसी एविडेंस माना जाएगा। प्राइमर फेसी का मतलब क्या होता है? एट द फर्स्ट ग्लांस, मतलब एकदम पहला लुक, स्टार्टिंग में ही जो देख के समझ में आना। एविडेंस ऑफ द मेथड मैटर्स ऑथराइजिंग बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने साफ बोला है भैया ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, अगर आपका नाम रजिस्टर में लिखा है, अगर आपका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा है, ठीक है। अब जब भी हम ट्रांसफर करते, मैंने अनुकृति को शेयर बेचा, अगर मैंने अनुकृति को शेयर्स बेचा तो ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन करके रखेगा? मैंने अनुकृति को बेचा, ट्रांसफर किया, ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? ये डीड मैंने किसको भेजी है? कंपनी को। और कंपनी तुरंत ये आरओसी को इन्फॉर्म करती है ना? एनुअल रिटर्न में पूरी लिस्ट, बस यही सुनना चाह रही थी, है ना? हाँ हाँ, बस बोल देते तुम लोग। थोड़ा रुक गए थे, है ना? भाभी कैसे ऐसे ऐसे बस बोलने ही वाली थी, है ना? याद आया एनुअल रिटर्न वाला कंसेप्ट? क्या था भाई? साल भर में कितने भी चेंजेस हो रहे हैं रजिस्टर में, ये कंपनी मेंटेन करेगी, और कंपनी ये एक बार में किसको बताएगी? एनुअल रिटर्न के थ्रू आरओसी को। यही पढ़ा था। चलो, तो तुम्हारा नाम कहाँ कहाँ लिखा है मुझे ये बताओ, एज अ मेंबर कहाँ कहाँ लिखा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी और एनुअल रिटर्न में भी लिखा है ना? चलो, तो इन्होंने कहा रजिस्टर में लिखो या एनुअल रिटर्न में लिखो, तो ये क्या है? प्राइमरी फेस एविडेंस कि भैया तुम मेंबर हो। रजिस्टर ऑफ द मेंबर, इफ पर्सन नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर दे डीम्ड अ मेंबर। इफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी उधार या कुछ भी है, टू प्रूव इफ दे वर बी नॉट अ मेंबर, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी उधार या कुछ भी अगर है, जैसे कि लीन ऑन शेयर, तो वो भी सारी चीज अगर उसमें है तो हाँ उसमें आपकी मेंबरशिप छीनी भी जा सकती है। अगर नहीं चुका पाए तो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, अनुष्का ने गिरवी शेयर्स 10 रुपए नहीं दिए तो वो छीना भी जा सकता है। अपील फॉर द रेक्टिफिकेशन, ठीक। अब आपको क्या करना है? समवन नेम इज अपीयर रॉन्गफुली इन द रजिस्टर, कुछ याद आना चाहिए। किसी का नाम रजिस्टर में आ गया तो उसे क्या करना है? तुरंत के तुरंत एक्शन लेना है, नहीं तो वो लाइबल हो जाएगा, मेंबर मान लिया जाएगा, ठीक है। चलो, इफ समवन नेम अपीयर रॉन्गफुली इन द रजिस्टर दे मस्ट अपील टू एनसीएलटी। पहले तो जाकर कंपनी से बोलो, कंपनी नहीं सुनेगी तो जाके शिकायत करेगा एनसीएलटी कोर्ट फॉर द रेक्टिफिकेशन। इफ दे फेल टू एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ दी, क्या याद आया? क्या था ये? स्टॉपल याद आ रहा है? तीन नाम थे उसके। स्टॉपल, क्या था? वेरी गुड, तीन नाम बताए थे। और यहाँ पे कौन सा नाम दिख रहा है? नाम बदल बदल के, ये लोग गिरगिट हैं भाई, है ना? बदलते रहते। तुमको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, कुछ भी बोल सकते। तो अगर होल्डिंग आउट कर दिया, बाय स्टॉपर कर दिया, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया मीनिंग दे कंसीडर मेंबर। अगर तुमने चेंज नहीं करवाया, तुम एनसीएलटी के पास नहीं जाते हो, कुछ एक्शन नहीं लेते तो मान लिया जाएगा आप क्या हो? प्राइमरी फेज से आपको क्या मान लिया जाएगा? आप मेंबर हो। इसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए था। चलो, एक केस के थ्रू यहाँ पे समझाया जा रहा है। प्लेंटिफ ने अप्लाई किया, कितना? 4000 शेयर्स, बट वॉज नॉट अलॉटेड
एनी, समझना। दिशा ने आईटेक्स कंपनी में एप्लीकेशन डाली कि मुझे चाहिए कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए, 4000 शेयर्स चाहिए, डन, चलो। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसे अलॉट नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, चलो। शेयर्स वर लेटर ट्रांसफर टू हिम, आज मैंने इसे मना कर तो दिशा अपने घर चले गई। बाद में दिशा को हमने खुद से ट्रांसफर कर दिया, दिशा की फिर से रिक्वेस्ट नहीं आई, समझना। विदाउट हिज रिक्वेस्ट हमने बाद में इसके नाम पे भैया शेयर कर दिए। हिज नेम वॉज एंटर इन दी रजिस्टर, हमने बाद में इसको दे दिया और रजिस्टर में एंट्री भी कर दी। पहले रिजेक्ट हो चुका था कि नहीं हो चुका था, बाद में क्या उसने खुद से बोला, आईटेक्स कंपनी ने खुद से ऐसा किया। प्लेंटिफ डिड नॉट एक्ट टू करेक्ट दी रजिस्टर, दिशा भी चुप रही, उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया कि भाई ठीक है ना, मिल गया तो मिल गया। वॉज हेल्ड लाइबल, अब कल को कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी क्या होगी, वाइंड अप। अब दिशा को बोला कि चलो ये कंपनी ना लिमिटेड बाय गारंटी थी, चलो आओ कंट्रीब्यूट करो। दिशा बोलेगी कौन सा भाई, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। दिशा ने क्या बोला, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो जब दिशा रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद वापस से एंटर किया गया, तब क्या दिशा ने एक्शन लिया क्या, तो बाय स्टॉपल क्या हो जाएगी, ये लाइबल हो जाएगी। व्हेन द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन तो वो कंट्रीब्यूटरी कहलाएगी। द कोर्ट रूल दैट नॉट टेकिंग एक्शन, उसने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया, प्लेंटिफ होल्डिंग आउट वाला रूल लगेगा और ये मेंबर कहलाएगी। क्या हेडिंग समझ में आए, रजिस्टर में नाम लिखना एविडेंस है कि आप मेंबर हो, और अगर आपका नाम लिख दिया है तो तुरंत एक्शन लेने का, एक्शन नहीं लिया तो आप खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। बात समझ में आई, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बोला, पहले ये पढ़ो फिर वो केस पढ़ना, केस वही वाला दिशा वाला 4000 वाला है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसे रीड करो अभी के अभी। तो बच्चों नाम कहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें, रजिस्टर में मिलेगा, उसी के इंडेक्स में भी, और साथ में क्या, एनुअल रिटर्न। तो प्राइमरी फेज से माना जाएगा आप ही मेंबर हो, अनटिल अनलेस उसको हटाने के लिए आपने कोई एक्शन लिया हो। बाजू में आपको वो केस दिख रहा है, वही 4000 वाला केस, ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहाँ रोकेंगे। फॉरेन रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, कौन था वो फॉरेन रजिस्टर, कहाँ रखा जा रहा था, बाहर, क्यों रखा जाएगा, रीजन क्या होगा, आगे चलकर ये सारी चीजें अभी रिपीट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो आज की सभा समाप्त।